नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और ऑल स्टेट्स कांस्टेबल एग्ज़ाम्स एंड ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट्स कांस्टेबल एग्ज़ाम्स पैरामिलिट्री के जो कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम होने हैं या होते हैं, उनके प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे हम डेली आपके लिए मैथमेटिक्स, जीएस और रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं जिसमें 6 बजे आपको जीएस, 7 बजे रीजनिंग और 8 बजे मैथ्स की क्लास रोज़ सुबह मिलती है। तो इस प्रैक्टिस सेशन बैच का उद्देश्य ये है कि बच्चों को क्वेश्चन के लिए ना भटकना पड़े, उन्हें इस बात के लिए ना सोचना पड़े कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सिर्फ आप हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए चैप्टर का, और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन बैच से प्रैक्टिस करते जाइए। आपको बेहतरीन सवाल आपके कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स के मिलेंगे, ये पक्का दावा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़िंदगी साइंस की तरह होती है, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। ओके, तो जीवन क्या है ना, जीवन एक प्रयोग है, करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, सोचते आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि एक दुकानदार अपना माल सूची मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा और इस पर उसे 20% की हानि होती है। यदि उसने यह माल सूची मूल्य पर बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा बात है, समझने की कोशिश करिएगा। हम ये मान ही लेते हैं कि माना सूची मूल्य सूची मूल्य 100 है, आधे मूल्य पर बेचा यानी 50 में बेच दिया। और दोस्त जब 50 में बेच रहा है, जब वो 50 में बेच रहा है तो उसको रिटर्न कितना मिलेगा? 20% की हानि है तो 80% मिलेगा। कह रहे हैं कि यदि वह अपना माल सूची मूल्य पर बेचे यानी 100 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? सीधी बात समझो कि अगर वो वस्तु को सूची मूल्य पर बेचे यानी 100 में बेचे तो उसको यहाँ पे से रिटर्न 50 दूना 100, 80 दूना 160, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों? प्रॉफिट हो जाएगा 60%। कोई तकलीफ नहीं ना, 60%। यहां तक कोई दिक्कत? कर लोगे, कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 300 छात्रों का औसत अंक 600 है, 300 छात्रों के औसत अंक 60 हैं, पहले 100 छात्रों का औसत 80 और आखिर के 100 छात्रों का औसत 50 है, से 100 छात्रों का औसत क्या होगा? देखो भैया, 300 का औसत अंक 60 है यानी योग कितना हो गया? 1800। कह रहे हैं फर्स्ट 100 का 80 है यानी 8000। कितना है? 8000, 18,000 ये होगा, 8000। लास्ट 100 का 50, $5,000। तो अब आप ध्यान दो कि ये 200 का ये है 8 5 1300 और 18,000 में से 13,000, 18 में से 13,000 जाएगा तो आखिर के 100 का, जो बीच के 100 बचे हैं उनका औसत, उनका कुल नंबर कितना आ जाएगा? 500। और औसत की बात करेंगे तो 500 बटा 100, 5000 बटा 100 यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 12 रुपये में 1/2 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? बहुत सिंपल बात, समझने की कोशिश करना, आसान सवाल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखते हैं। ठीक है, क्या है? चीनी के मूल्य में, मान लीजिए आप जो है 12 रुपये लेके जाते थे हर महीने और आप x kg चीनी लेके आते थे। ठीक है,
अगली बार जब आप 12 रुपये लेके गए तो 12 रुपये में आपको x kg चीनी तो मिला ही मिला, प्लस आपको रिटर्न हो गया कितना रुपया, प्लस आपको इसका 20% यानी 2.4 रुपया उसने वापस कर दिया। आपने पूछा कि भैया इस वापसी का कारण क्या है, बात को समझो अच्छा, सिंपल सा सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना कि 12 रुपये में अगर आपको ये महीने में आप x kg चीनी हर महीने 12 रुपये की चीनी आप खाते हैं, सपोज कर लीजिए, तो एक महीने आप गए 12 रुपये में x kg चीनी हर महीने की तरह लेके आ गए, अगले महीने आप जाते हैं तो 12 रुपये में आपको x kg चीनी तो मिलता ही है, 2.4 रुपये वापस मिल जाता है। आप पूछते हैं कि 2.4 रुपये वापस क्यों, तो वो बताता है कि रेट इज डिक्रीज्ड बाई 20%, रेट इज डिक्रीज्ड बाई 20%, 20% कम हो गया। तो 20% कम होने का मतलब अब आपके पास दो विकल्प है कि ये 2.4 रुपये आपने उसको रिटर्न दिए और इस 2.4 रुपये के रिटर्न के बदले में उसने आपको आधा केजी चीनी दे दिया, यानी 1 केजी चीनी का मूल्य कितना था 4.8, और ये कब है, ये 4.8 रुपया कब है 1 केजी चीनी का मूल्य, जब कमी हो गई है 20% की, मूल्य में 20% की कमी हो गई है, राइट ना। तो अब बात समझो, ये 20% की कमी के बाद का मामला है। अब क्या कह रहे हैं, अगर 20% की कमी के बाद 4.8 रुपये मिल रहे हैं तो पहले मूल्य क्या था, यानी 80% बराबर 4.8, तो 100% पहले मूल्य क्या था 100% बराबर 4.8 बटा 80 गुणित 100, 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 4 1 4, 4 दूनी 8, 12 पंजे 60, यानी 6.0 रुपया पर केजी आएगा, पर केजी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप इसको फास्ट, अब आपको लगेगा कि सर ये तो बड़ा विधिवत बता दिया आपने, कुछ करना ही नहीं था दोस्त, आपको बस ये देखना था कि 12 का 20% कितना हुआ, 2.4, इस 2.4 में आपको 1/2 केजी मिलता था, तो 1 केजी का मूल्य हो जाएगा यहाँ से 48, 1 केजी का मूल्य 4.8, ये 80% है तो बटा 80 गुणित 100, सॉल्व कर देते तो आपको आ जाता 6 रुपये। ये ट्रिकी अप्रोच है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब इसका ट्रिकी अप्रोच यही है, ठीक है। ट्रिकी अप्रोच क्या है कि 20%, 12 का 20% निकालते आप 2.4, इसमें आधा केजी चीनी ज़्यादा मिला, यानी 1 केजी का 4.8 हुआ रेट, ये 80% के बराबर है, तो 4.8 बटा 80 गुणित 100, 6 रुपये पर केजी। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूँ। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के भीतर बन सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो यार 14 सेंटीमीटर, बात को समझने की कोशिश करो गहराई से। ये कोई वर्ग है, अब इसकी भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर की है, चौदह सेंटीमीटर। अब जो वृत्त बनेगा वो वृत्त ऐसा बनेगा, जिस वृत्त का व्यास जो क्या होगा 14 होगा, यानी त्रिज्या 7 होगी, और 7 त्रिज्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 154 आएगा, ठीक है। 22/7 गुणित 7 गुणित 7, 7 7 से खत्म, 7 दूनी 14, 15, 154, ठीक है, आंसर 154, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 1200 रुपये, ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल सा सवाल है, कह रहा है कि 1200 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्ष का 12%, ध्यान देना, पहले भाग का 3 वर्ष का 12% यानी 3 गुणित 12, दूसरे वर्ष के 4.5 वर्ष के 16%, 4.5 का मतलब कितना हो गया 4.5 इंटू 16, ये 4.5 है, 4 सही 1/2, ठीक है। अब इसका मतलब समझो कि ये 4 3 12 3 36 और ये 16 चौका 64 और 64 8 72, ये हो गया, ठीक है। अब बात समझो, ये क्या हो गया, ये साधारण ब्याज होता क्या है PR T/100, यही होता है ना।
तो हमने RT का तो गुणा कर लिया, ये T था ये R था, यानी समय का दर से गुणा कर लिया, 36 और 72 पा लिया, 36 और 72 पा लिया, ये 16 है भैया ध्यान देना, पा लिया। अब कह रहे हैं कि इस मूलधन को किस अनुपात में बांटा जाए कि ये मूलधन बराबर हो जाए, मतलब ब्याज बराबर रहे। यहाँ 36 ब्याज है, यहाँ 72 ब्याज है, इसका मतलब है कि यहाँ 2 से गुणा करेंगे और यहाँ 1 से गुणा करेंगे, तभी तो बराबरी होगी। और 2 और 1 से गुणा करने का मतलब जो धन डिवाइड हो वो 2 संबंधे 1 के अनुपात में डिवाइड हो, यानी 12,000 है तो एक जगह 8,000 डिवाइड हो और दूसरी जगह 4,000 डिवाइड हो। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे? तो इस तरह से कह सकते हो आप। अब देखो बात सीधा सीधा सा है, ये RT का गुणनफल है P और ये RT का गुणनफल है। P को किस अनुपात में बांट दें कि यहाँ पे वे बराबर हो जाए, तो यहाँ पे P कितना चाहिए 2 और यहाँ पे P कितना चाहिए 1, मूलधन यहाँ 2 चाहिए यहाँ 1 चाहिए, यानी 2 1 3 भाग, 3 भाग बराबर अगर 12,000 है दोस्त तो 1 भाग बराबर 4,000, और 4,000 का 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8,000 चाहिए, और यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, 2 1 यहीं से क्लियर है कि मूलधनों का अनुपात P1 मूलधन P1 संबंधे P2 कितना हो गया, P1 संबंधे P2 बराबर 2 संबंधे 1, आंसर खत्म। ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन देखना कि एक काम को समझ लो यार, फिर से दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता देता हूं आपको। देखो भाई R और T का गुणा तो कर लिया ना आपने, RT का गुणा कर लिया है, R और T का गुणा कर लिया, अब सिर्फ मूलधन का गुणा करना बाकी रह गया, और मूलधन ब्याज बराबर होना है। तो जब ब्याज बराबर होना है तो इधर 36 है इधर 72 है, इधर 2 से गुणा करोगे इधर 1 से गुणा करोगे बराबर हो जाएगा, यानी मूलधन का 3 भाग करो, 2 1 3 भाग, 2 भाग इधर 2 और 1 भाग इधर 2, बस सिंपल। अब 12,000 का 3 भाग करोगे तो 1 भाग 4,000 के बराबर रहेगा, 2 भाग 8,000 और 1 भाग 4,000, क्लियर है 12,000। अगला सवाल, एक काम को 4 घंटे में, B C मिलकर उसी काम को 3 घंटे में और C मिलकर 2 घंटे में पूरा करते हैं, B अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। एक काम को 4 घंटे में, B C 3 घंटे में और AC 2 घंटे में। तो पूछ रहे हैं कि LCM 12, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 2 छक्के 12। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मामला क्या है कि B अकेले उस काम को कितने समय में कर लेगा। तो ध्यान दो कि A प्लस C का 1 घंटे का काम कितना आ गया, A प्लस C का 1 घंटे का काम है 6, तो C का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 बराबर 3, C का 1 घंटे का काम 3 हो जाएगा। और B प्लस C दे रहे हैं, B प्लस C दे रहे हैं 1 घंटे का काम 4, और C को रख दें अगर हम, तो B का 1 घंटे का काम कितना हो गया 1, B का 1 घंटे का काम 1 हो गया, तो पूरा काम B, पूरा काम बराबर 12/1 बराबर 12 घंटे। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा B 12 घंटे। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, एक काम को 4 दिन में, BC 3 दिन में, AC 2 दिन में कर सकते हैं। LCM ले लिया 12, पूरा काम हो गया। अगर इस मेथड में दिक्कत है तब तो चैप्टर वाइज कंटेंट में जाइएगा, बाकी मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। ये 3 A का 1 घंटे का काम, BC का 4 1 घंटे का काम और AC का 6 1 घंटे का काम आ गया। A और C का 1 घंटे का काम 6 है और A का 1 घंटे का काम 3 है, तो C का 1 घंटे का काम 3, B और C का 1 घंटे का काम 4 है और C का 1 घंटे का काम 3 है, तो B का 1 घंटे का काम 1, यानी B को अगर पूरा काम 12 करना हो और हर घंटे में वो 1 काम कर पाती तो 12 घंटे में काम पूरा करेगी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% की हानि पर, शेष के आधे 40% हानि पर, सॉरी पहला वाला लाभ है, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आधे कपड़े, ये दोनों हानि नहीं है,
ये लाभ है। उसने आधे कपड़े 40% लाभ पर तथा शेष के आधे को 40% हानि पर और शेष बचे कपड़े को लागत मूल्य पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? बहुत सिंपल, समझ लो, इस सवाल में फंसने की जरूरत नहीं है। हम मान लेते हैं कि व्यापारी का जो माल था वो 100 रुपए का था। 100 रुपए के माल को बांट दो, जैसे कह रहे हैं आधे भाग को 40% लाभ पर, यानी 50 रुपए के भाग को 40% पे, शेष बचे आधे के को 40% हानि पर और शेष बचे को कितने पे? क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत। ये 100 क्या है भैया गुरु? 100 सीपी है, 100 सीपी है। इसमें 40% अगर आप बढ़ा रहे हो तो 40% का मतलब हो गया ये 70 हो गया। यहां पे क्या कह रहे हैं? 40% नहीं बढ़ाते, यानी एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेच दिए। आधे कपड़े यानी 50, मान लीजिए 100 रुपए का कुल कपड़ा था उसके पास, आधा मतलब 50 रुपए का कपड़ा उसने 40% के लाभ पर बेचा तो 70 रुपए में बेचा। शेष का आधा यानी शेष बचा 50 का आधा 25, 40% की हानि पर बेचा है, यानी 40% कम पाया है, यानी 60% पाया है। तो ये कितना हो गया? 15। और ये क्रय मूल्य पर बेचा गया है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 25 में बेचा गया है। तो अब जोड़ लो, कुल 25, 70, 15, 25, 40 और 70, 110। 110 ये एसपी हो गया इसका। तो प्रॉफिट कितना आया? 10%। सीधा सीधा दिख रहा है कि 100 का माल कितने में बिका है? 100 का माल 110 में बिका है। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे यहां तक। अगला सवाल ध्यान देना कि किसी टंकी का 3/4 भाग, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये अलग तरह से लिखा है लेकिन ये 3/4 है, ध्यान दीजिए। ठीक है, 3/4, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी 3/4 पानी भरा है और ये बराबर है 30 लीटर के, क्योंकि 30 लीटर पानी निकालने पर टंकी खाली हो जाती है। तो पूरे टंकी की धारिता 1 = 4 में 40 लीटर। ठीक है, खत्म सवाल। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि समानांतर चतुर्भुज। अभी देखो यार, इस सवाल को करने का कोई अभी फिलहाल मुझे कोई विकल्प नहीं दिखा, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व किया है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि कोई समानांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजाएं आपको 15 और 7 दी हुई हैं। 15 और 7 दी हुई हैं और इसका विकर्ण 20 दिया हुआ है। विकर्ण इसका 20 दिया हुआ है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब कुछ मत करो यार, इसमें मुझे अभी जो फिलहाल दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। दोनों त्रिभुजों, एक के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के उसका दोगुना कर दिए, दूसरे का निकल आएगा। तो क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस का मतलब क्या है? 20, 15, 35 और ये 7 है, 35, 7, 42। यस बराबर 42, तो सॉरी एस, तो एस बाई यस बराबर 42, भुजाओं का योग बटा 2 यानी 21 हो गया। ठीक, अब रख लीजिए 21 गुणित 15 में से 6 गुणित 7 8 गुणित 14 और गुणित 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा 84। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 42, सॉरी हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 हो जाएगा। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दोनों का लेना है तो 1 + 2 का मतलब हो गया 84। ठीक, आंसर सी सही हो गया। अगला सवाल,
एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों, दो कोण 70 और 80 हैं, तो दो कोणों को ज्ञात करो। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, कोई चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, जैसे एक 70 है और एक 80 है, सत्तर और 80 है, तो क्या रहा है, दो कोण 70 और 80, तो दो कोणों की ज्ञात करो। तो 70 है और ये, तो इसके सामने की भुजा कितनी हो जाए, कोण 110, और इसके सामने का कोण कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 110 और 100 ये आपका अगला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों में से जो चारों कोण होते हैं, डायगोनल एंगल होते हैं, वो बराबर होते हैं, सॉरी आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इधर 70 80 दिया है, तो उसके सामने क्या हो जाएगा, 110 और 100। ठीक, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि दो ट्रेन दो लोगों अजीत और विजय के पास से गुजरती है, जो ट्रेन की गति की दिशा में 2 किमी प्रति घंटा और 4 किमी प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं, उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो सिंपल सा बात समझने की कोशिश करो यार, कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। मतलब अगर ये ट्रेन है और ये पास कर रही है, तो ऊपर एक आदमी है अजीत जो है 2 kmph से जा रहा है, और जो विजय है वो कितने से जा रहा है, 4 kmph से। और हम मान लें कि ट्रेन की चाल कितनी है, यस, ठीक है, यस किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो दूरी बराबर आपको पता है ना, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो पहले अजीत को पार करने में कितनी दूरी चलेगी, चूंकि समान दिशा में गतिमान है तो चालें घट जाएंगी, चाल s-2, ठीक, s-2 इंटू 9 सेकेंड में पार करती है, और यहाँ पे क्या है, s-4 इंटू 10 सेकेंड में पार करती है। तो ये हो जाएगा 9s-18 बराबर 10s-40, या माइनस s इज इक्वल टू -22, या यूँ कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू 22 kmph। कोई तकलीफ नहीं है। अब ट्रेन की लंबाई किसी भी, इसमें चाहे इसमें किसी में पुट करके निकाल लो, आपको निकल जाएगी। तो लंबाई बराबर यानी दूरी, और दूरी क्या है, s-2 इंटू 9 है, और s-2 का मतलब कितना हो गया, 20 का मतलब हो गया 5/18 और गुणित 9 दूनी 18, 2 दहा में 10, 10 पचे 50 मीटर। ट्रेन 50 मीटर लंबी है। समझ गए ना बात, सिंपल समझो कि जब 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है, तो पार करने में जो चाल है, चूंकि एक ही दिशा में गतिमान है तो चालें घट जाएंगी, s-2 हो जाएगा और s-4 हो जाएगा। टाइम 9 सेकंड और 10 सेकंड है, दूरी बराबर कर दो, क्योंकि ट्रेन ही को पार करना है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यहां से आपको ट्रेन की चाल मिल गई 22 किमी प्रति घंटा, उठा के किसी में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे s-2 इंटू 9 में कर दीजिए, या s-4 इंटू 10 में कर दीजिए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक पुस्तक विक्रेता 200 पाठ्यपुस्तक 12,000 रुपए में खरीदी, वह उन्हें उसे पुस्तक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन अधूरा है ये। क्या है क्वेश्चन, ये है कि एक पुस्तक विक्रेता 200 पाठ्यपुस्तकें 1200 रुपए में खरीदी, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है, वह उन्हें, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ का सब मैटर लिख दे रहा हूँ आपको, वह उन्हें ऐसे मूल्य पर बेचना
चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाएं। मुफ्त मिल जाएं। मुफ्त मिल जाए। उसे पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यार 200 पुस्तक में से 20 पुस्तक, उसको 20% लाभ चाहिए उसको, तो क्या कह रहे हैं, 20 तो फ्री चाहिए, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 20/200 गुणित 100 यानी 10%। सिंपल कहानी है भाई। सवाल एक बार समझ लीजिएगा फिर से क्या है। एक पुस्तक विक्रेता 200 पाठ्य पुस्तक 1200 रुपए में खरीदता है। वह उसे ऐसे मूल्य पर बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाएं। उसे पुस्तक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? उसे 10% लाभ पर बेचना चाहिए। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो यही से हो जाएगा कि 20 पुस्तक फ्री चाहिए 200 में, तो 20/200 गुणित 100 10%। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 200 किताबें उसने खरीदी हैं 12,000 रुपये में, तो 12,000 रुपये में जब 200 किताबें खरीदी हैं तो एक किताब कितने की हो गई? एक किताब की बुक का दाम हो गया 12,000/200, डबल जीरो खत्म, 60 रुपया हो गया। एक पुस्तक का दाम 60 रुपया। अब कह रहा है कि 60 रुपये की पुस्तक है और उसे 20 तो पुस्तक फ्री चाहिए, यानी 6 दूनी 1200 का सामान फ्री चाहिए। कितने में? 1200 का सामान फ्री चाहिए 1200 रुपये में, तो कितना हो गया? 10% तो हुआ ना। यही मामला है, यही 10% उसका प्रॉफिट है। अगला सवाल है कि बी की कार्यक्षमता ए की 3 गुनी है। बी की कार्यक्षमता ए की 3 गुनी है। ध्यान देना, बी की कार्यक्षमता ए की 3 गुनी है। चलो बी की कार्यक्षमता ए की 3 गुनी है, यानी इसकी कार्यक्षमता 1 है तो इसकी कार्यक्षमता 3 है। और कार्यक्षमता का मतलब होता है प्रतिदिन का कार्य। ए ने 60 दिन में, यदि बी कार्य को पूरा करने में ए से 60 दिन, देखो इसे ऐसे कर लो, ए और बी का मतलब, ओहो ए और बी, इसका 1 है, इसका 3 है। बी की कार्यक्षमता ए से 3, तो कार्यक्षमता का मतलब होता है प्रतिदिन का काम। ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलके, दोनों के कामों के अनुपातिक अंतर कितना हो गया? 60 दिन, यानी 60 हो गया। कहने का सेंस ये है कि एक दिन का काम 60 दिन कम लेता है ना, तो ये 60 हो गया, यानी 2 बराबर 2 बराबर 60 हो गया, तो 1 बराबर 30 हो गया। तो बी को काम पूरा करने में कितना दिन लगा? 90 दिन। और ए को काम पूरा होने में कितना दिन लगा? 30 दिन और 90 दिन। अब कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बात को समझो कि अगर ए कोई काम 30 दिन में करता है और बी वही काम 90 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना हो गया? 90, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, यानी कुल 4 हो गया। तो कुल 4 जब हो गया ना, तो उसको कितना दिन लगेगा? 90/a प्लस बी को कितना दिन लगेगा? 90/4, यानी 22 सही 1/2 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक बंदर एक चिकने खंबे पर पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। 36 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? 1 मीटर नीचे खिसक जाता है, 1 ही मीटर ना, 1 मीटर नीचे खिसक आता। ठीक है, मान लिया 2 मिनट में कितना जाएगा? वो 2 मिनट में 4 जाएगा, यही ना। तो ठीक है, 2 मिनट में 4 गया, तो 8 दूनी 16 मिनट में कितना जाएगा? 16 मिनट में 8 चौका 32 जाएगा, 32 मीटर जाएगा। और 17वें मिनट में वह 5 और मीटर चढ़ जाएगा। और जब चढ़ जाएगा तो फिर उसे वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब वो टॉप पे चढ़ जाएगा ना, तो वहाँ से वो फिसलेगा नहीं, 17 मिनट में वो चढ़ जाएगा। यूपीपी के कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन और शानदार सवालों के साथ। आई होप कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। तो कल फिर मुलाकात होगी सिलेक्शन गुरुजी पर इसी समय कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।